हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको वायुमंडल और वायुमंडल के संघटक और संरचनाएं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यानी कि आप लोग टॉपिक में हो जाएगा वायुमंडल वायुमंडल के संघटक एवं संरचना, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वायुमंडल होता क्या है। तो वायुमंडल पृथ्वी की भूपृष्ठ से, यानी कि भूपृष्ठ हो गया, ऊपरी सतह पर विद्यमान विभिन्न गैसों का आवरण होती है, विभिन्न गैसों की आवरण होती है और इसका विस्तार 32 किलोमीटर तक अधिक होता है। ये वो वायुमंडल, इसमें विभिन्न गैसों का योगदान होता है, गैसों योगदान होता है। तो इसको हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि पृथ्वी पर विस्तृत विभिन्न गैसों का आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। और ये जो वायुमंडल होती है, जो कुल वायुमंडल का 99% 32 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। इसका निर्माण प्रक्रिया पृथ्वी की निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही हो चुकी है और वर्तमान वायुमंडल जो होती है वो 5000 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण हो चुका है। ये क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर, यानी कि वायुमंडल लटकी हुई होती है और ये वायुमंडल सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों या पराबैंगनी किरणों का छानने का काम करता है। और ये वायुमंडल जो तापमान को नियंत्रित या अवशोषित करती है और वायुमंडल भौतिक और रासायनिक या मौसमी या जलवायु तत्वों के कारण जीव जंतुओं को ये नियंत्रण या वृद्धि करता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्राएं में मानव द्वारा अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष या ऐच्छिक या अनैच्छिक क्रियाओं द्वारा गैसों की मात्राओं में वृद्धि होने के कारण इसकी तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए या तो जलवायु परिवर्तन होगा या तापमान में वृद्धि हो जाएगा। अब हम आते हैं वायुमंडल का संघटक क्या होता है। तो वायुमंडल मूलतः 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका संघटक में हम ले लेते हैं कि वायुमंडल का संघटक मूलतः 3 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पहला हुआ गैस, जलवाष्प और तीसरा में होगा धूल कण। अब हम देखते हैं कि गैस में कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में विद्यमान होती है। तो पहला नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन N2, जो कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 78.8% इसकी मात्राएं वायुमंडल में होती है। दूसरा ऑक्सीजन O2, इसकी मात्राएं 21% होती है। लेकिन कुछ एग्जाम में यह भी मेंशन होता है 20.99% भी लिखा हुआ होता है। ये भी हो गया। तीसरा क्या होगा, आर्गन हो गया, जो इसकी मात्रा 0.93% होती है वायुमंडल में। चौथा में होगा
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, CO2, इसकी मात्रा 0.03% होती है। फिर पांचवा में ओजोन हम ले लेते हैं। ओजोन O3 गैसेस होगी, और हाइड्रोजन हीलियम, नियॉन, जिनॉन, मीथेन आदि गैसें विद्यमान होती है। और ये गैसें जो होती है ये वायुमंडल में अल्प मात्रा में विद्यमान होती है। तो हम अब एक एक गैस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये जो होती है बहुत सारे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करने के लिए दे देता है, तो इसको आप देख लेंगे और इसको समझ लेंगे। अब हम एक एक गैस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके वायुमंडल में इसकी योगदान क्या होती है, और पृथ्वी पर जीव जंतुओं में इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आते हैं, सबसे पहले हम नाइट्रोजन गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है, पृथ्वी की भूपृष्ठ पर यानी कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा इसकी मात्राएं होती है, जो परसेंटेज 78.8% होती है। और ये क्या होता है कि जब हम जलता है, जलने में ये नियंत्रण करता है, यानी कि कहीं पे जब आग लगी हुई है तो वहां पे नाइट्रोजन गैस उसको नियंत्रण करता है। ये नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पौधे इसको नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं, और वो नाइट्रेट से अपना भोजन या प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसको मनुष्य उसका उपयोग करते हैं। तो जब हम नाइट्रोजन साइकिल जब आपको हम बताएंगे तो उसमें हम पूरे डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन का किस प्रकार से वो साइकिल होता है। तो अब हम अगला हम ऑक्सीजन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीजन ये जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा योगदान होता है इसका ऑक्सीजन का, जो वायुमंडल पे इसका उपस्थिति 21% होती है, जो ये किसी भी जलने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि आप जब जलाएंगे तो बिना ऑक्सीजन के आपका नहीं जलेगा। और हम अगला आर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्गन भी जो गैसें होती हैं वो वायुमंडल में विद्यमान होती है, लेकिन उसको जीव जंतु इसको डायरेक्ट रूप से उपभोग नहीं कर पाते हैं। वो इसको साइकिल में आपको हम बताएंगे कि आर्गन किस प्रकार से इसका योगदान होता है। और नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये जो होती है वायुमंडल में 0.03% में विद्यमान होती है, जो कि इसको पौधा उपभोग करती है और वो अपना भोजन बनाती है। और ये क्या होता है कि जब वायुमंडल में जब कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरल जो होती है उससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हमारे मानव की क्रियाकलाप द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्राएं जब बढ़ जाती है तो वो क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जो कि या तो जलवायु परिवर्तन होगा, इसी को हम ग्रीन हाउसेस गैसेस कहते हैं। और हम ओजोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओजोन भी एक मनुष्य या जीव जंतु के लिए सुरक्षा कवच के रूप में ये इसका योगदान होता है। यह होता क्या है कि जब सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें या हानिकारक किरणें को ये अवशोषित करती है, और इसकी जो विद्यमान होती है ये समताप मंडल में इसकी उपस्थिति होती है। तो होता क्या है कि जब वायुमंडल में
ओजोन गैसेस किस रूप से बनती है, तो वायुमंडल में पृथ्वी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो क्या करती है कि ऑक्सीजन को ये तोड़ देती है और वो ऑक्सीजन अणु एटम में टूट जाते हैं और फिर ऑक्सीजन क्या होता है कि आपस में जुड़ने के कारण, यानी कि जब ऑक्सीजन एक जुड़ जाएगा तो यही ओजोन परत का निर्माण करता है। अब हम नेक्स्ट, ये जो जितनी भी गैसेस हैं ये वायुमंडल में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका योगदान बहुत कम होता है। अब हम नेक्स्ट जलवाष्प के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जलवाष्प आयतन के दृष्टिकोण से ये बहुत कम होती है, इसलिए ये संघटक में इसको नहीं के बराबर माना जाता है। लेकिन जलवाष्प क्या करता है कि ये टेम्परेचर को भी अवशोषित करता है। टेम्परेचर अवशोषित करने के बाद ये जो जलवाष्प सूर्य के तापमान पे, यानी कि पृथ्वी पे तापमान जितना अधिक होगा वो जलवाष्प उतना अधिक बनेगा और ये जलवाष्प के कारण ही हमारे पृथ्वी पर बारिश होती है, या बारिश किसी भी रूप में हो जाती है, तड़ित झंझा के रूप में या और संवहनीय वर्षा के रूप में ये बारिश होती है। अब हम धूलकण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो धूलकण भी आयतन के दृष्टिकोण से इसको संघटक के रूप में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी मात्राएं कम होती है और ये क्या काम करती है कि गैसों के साथ धूलकण वो तैरते रहता है और जैसे ही सूर्य के प्रकाश इस पे, यानी कि सूर्य की किरणें जब धूलकण पर पड़ती है तो वो प्रकीर्णन हो जाता, यानी कि स्कैटर हो जाएगा और यही कारण है कि सूर्य जो होता है वो बहुत चमकीला, यानी कि सूर्य अस्त होने के समय और सूर्य डूबने के समय इसका दृश्य देखने को मिलता है, जो कि सूर्य अपनी आयतन से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भी दिखाई देता है। अब हम संघटक के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। संरचनाएं के बारे में, यानी कि एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगी और ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगी, क्योंकि हम जब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको हम एक एक पॉइंट के बारे में मेंशन करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। तो इसलिए अगले वीडियो में इसको बनाएंगे और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो सारे क्लाइमेटोलॉजी को समझने में बहुत बड़ा उसका योगदान भी होती है, इसलिए हम उसको एक एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे। तो अब हम आते हैं, चलिए बताते हैं कि एक क्वेश्चन के रूप में आपको दे देते हैं कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से अभी तक जो हमने बताया उसमें क्वेश्चन कैसे और किस रूप से क्रिएट होंगे, तो उसके बारे में आप लोग लिख लीजिए कि वायुमंडल के पहला क्वेश्चन के रूप में हो जाएगा वायुमंडल के संघटक के बारे में समझाएं और इसका फॉर्मेट आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो पहले आप इसका वायुमंडल के बारे में डिफिनेशन लिखिएगा और थोड़ा सा बता दीजिएगा, डिस्क्राइब कर दीजिएगा जो हम बोले हैं, और संघटक के बारे में बताइएगा और संघटक में विभिन्न गैसों का थोड़ा सा वर्णन कीजिएगा और इसके बाद आप इसका कंक्लूजन निकाल दीजिएगा कि वायुमंडल से हमें किस प्रकार से जीव जंतुओं को लाभ होता है। थैंक यू।